Good morning and welcome back to Dronacharya IAS YouTube channel. This is our daily newspaper video. So आज है 7th of February. तो चलिए देख लेते हैं कि आज के हमारे द हिंदू न्यूज़पेपर के वैसे कौन कौन से न्यूज़ आर्टिकल्स हैं जो हम बिल्कुल मिस नहीं करेंगे, बिकॉज ये सभी आर्टिकल्स हमारी यूपीएससी प्रिपरेशन परस्पेक्टिव से इम्पॉर्टेंट हैं. देखिए आज के पेपर में हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन न्यूज़ आई हैं. हम देखते हैं कि हमारे प्रीलिम्स में अक्सर ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जो कि डायरेक्टली किसी प्लेस से जुड़े हुए होते हैं और वो प्लेस न्यूज़ में होती है. तो इसी से रिलेटेड आज हम बात करने वाले हैं सोमाली लैंड के बारे में. वेरी इंपॉर्टेंट, सोमाली लैंड. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन न्यूज़. समझने की कोशिश करेंगे सोमाली लैंड न्यूज़ में क्यों है फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड फिर हम ये भी देखेंगे कि सोमाली लैंड का जो इशू है ना, ये इथोपिया और सोमालिया इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में है. क्यों, क्या बैकग्राउंड है सोमाली लैंड का, इस चीज़ को हम यहाँ पे समझेंगे. एंड देर इज़ अनदर प्लेस इन न्यूज़ विच इज़ अनदर रीजन, अ ब्रेक अवे रीजन इन जॉर्जिया. अब देखिए जब हम वर्ल्ड मैप देखते हैं तो हम वहाँ पे जॉर्जिया को लोकेट करते हैं. बिल्कुल आपके ब्लैक सी के साथ, ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच में जो एरिया हमारा आता है वहाँ पे आपको जॉर्जिया नज़र आएगा जो कि ब्लैक सी को टच करता है. और जॉर्जिया में एक ब्रेकअवे रीजन है जो कि न्यूज़ में है, और इस ब्रेकअवे रीजन का नाम है अबकाज़िया. अबकाज़िया, ये अबकाज़िया रीजन जॉर्जिया का है, ये भी न्यूज़ में है. क्यों न्यूज़ में है, क्या बैकग्राउंड है, वो हम यहाँ पे क्लियर करेंगे. फिर हम बात करेंगे उत्तराखंड के यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल के बारे में. अ ह्यूज डेवलपमेंट व्हेन इट कम्स टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन. उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड की इम्प्लीमेंटेशन के लिए वहाँ की असेंबली में बिल लाया गया है. इस बिल के क्या मेजर टेक अवेज हैं और कुछ बेसिक पॉइंट जो हमें क्लियर होने चाहिए वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. फिर इकोनॉमी पर्सपेक्टिव से एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल आया है जिसमें कहा गया है कि अगर हम इंडिया की टैक्स टू जीडीपी रेशियो देखें, टैक्स टू जीडीपी रेशियो, तो इसमें एक बहुत बड़ा स्पाइक हमें मिला है. पिछले 15 सालों में हाईएस्ट जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो है वो फाइनेंशियल ईयर 25 में होने वाली है. तो क्या होती है टैक्स टू जीडीपी रेशियो, क्या इसकी इम्प्लीकेशंस हैं और क्या ट्रेंड रहा है हमारा, इस चीज़ को हम यहाँ पे क्लियर करेंगे. एंड लास्टली हम एक बिल की बात करेंगे. लोकसभा में एक एंटी चीटिंग बिल आया है. एंड क्या है ये एंटी चीटिंग बिल, किस तरह, क्या क्या इसके मेन प्रोविजंस हैं, वो हम यहाँ पे जानेंगे. ज़्यादा फाइन डिटेल जब ये बिल एक्ट बन जाएगा तब देखेंगे. एज ऑफ नाउ एंटी चीटिंग बिल क्या कहता है, इसका एक मेन आइडिया आपको होना चाहिए. तो दीज आर फ्यू आर्टिकल्स जो कि हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट आर्टिकल टुडे विच इज़ अबाउट अ इम्पॉर्टेंट प्लेस इन न्यूज़ विच इज़ सोमालीलैंड. नाउ सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें आपने यहाँ पे नोट करनी है. हॉर्न ऑफ अफ्रीका जब हम बात करते हैं तो आप देखते हैं कि जब हम अफ्रीका की ये ईस्टर्न कोस्ट देखते हैं तो यहाँ पे आके अफ्रीका का जो शेप है वो एक हॉर्न जैसा हो जाता है और इस रीजन को कहा जाता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका. यहाँ पे दो इम्पॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं. नंबर 1 इज़ इथोपिया एंड द अदर वन इज़ सोमालिया. ठीक है, सबसे पहले इथोपिया से जुड़े कुछ फैक्ट्स देखो आप. इथोपिया इज़ अ लैंडलॉक्ड कंट्री. वेरी इंपॉर्टेंट, इथोपिया लैंडलॉक्ड कंट्री है. लैंडलॉक्ड कंट्री कौन सा कंट्री होता है, जो कि किसी भी सी और ओशन को टच नहीं करता और जिसके चारों तरफ क्या होता है, लैंड होता है. तो ऐसे कंट्रीज़ को हम बोलते हैं लैंडलॉक्ड कंट्रीज़. एंड आप यहाँ पे क्लियरली अगर इथोपिया की बाउंड्रीज देखेंगे तो आप ये नोटिस करेंगे कि इथोपिया कहीं से भी किसी भी सी और ओशन को टच नहीं करता. और यही प्रॉब्लम भी है इथोपिया की, जिसे लेकर आज इथोपिया न्यूज़ में भी है. चलो उसकी बात करते हैं. ऑन द अदर हैंड लुक एट दिस वन, ये जो येलो कंट्री आपको यहाँ पे दिख रहा है विद वेरियस शेडेड पार्ट्स, दिस इज सोमालिया. तो एक बात तो आपको यहाँ से क्लियर हो गई कि इथोपिया और सोमालिया नेबरिंग कंट्रीज़ हैं. इथोपिया यहाँ पे लैंडलॉक्ड है, वेयर एज सोमालिया की ये जो ईस्टर्न कोस्ट है ये आपका गल्फ ऑफ एडन, अरेबियन सी, इंडियन ओशन, इन सबको टच करती है. और हम सोमालिया को बीते कुछ दिनों से वैसे भी डिस्कस कर रहे हैं बिकॉज अ लॉट ऑफ पायरेसी अटेम्प्ट्स आर बीइंग डन बाय द पायरेट्स ऑफ सोमालिया. तो सोमालिया और इथोपिया की बेसिक जियोग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग हमें हो गई. अब बात करते हैं किसकी, सोमालीलैंड की. तो ये जो आप एरिया यहाँ पे देख रहे हैं, दिस स्ट्रिप ऑफ लैंड, वेरी क्लियरली इस चीज़ को नोटिस करेंगे. ये जो एरिया है सोमालिया का, इसे कहा जाता है सोमाली लैंड.
और सोमाली लैंड न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि इथोपिया ने एक डील की है किसके साथ? सोमाली लैंड के साथ। इस डील के अकॉर्डिंग इथोपिया सोमाली लैंड की कोस्ट पे अपना एक नेवल पोर्ट बनाएगी। तो देखें, इथोपिया लैंडलॉक्ड कंट्री है, उसे एक अभी तक क्या है कि इथोपिया का जो मेजर जो है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है, जो ट्रेड होता है, वो ज़बाउटी के ज़रिए होता है, ठीक है। लेकिन अब इथोपिया की कोशिश क्या है? इथोपिया ने एग्रीमेंट किया किसके साथ? सोमाली लैंड के साथ, कि सोमाली लैंड की कोस्ट के ऊपर इथोपिया क्या बनाएगा? एक पोर्ट बनाएगा उनकी नेवल और कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए, और बदले में इथोपिया कुछ रीजन जो है वो सोमाली लैंड को दे रहा है इन द एक्सचेंज ऑफ द नेवल पोर्ट, ठीक है। अब आप हेडलाइन देखिए, हेडलाइन क्या कह रही है? इथोपियन प्राइम मिनिस्टर प्लेस डाउन फियर ऑफ वॉर विद सोमालिया ओवर अ प्लान्ड नेवल पोर्ट। सोमालिया अब देखो इस चीज़ के ऊपर ऑब्जेक्ट कर रही है। क्यों? क्योंकि हमें तो नहीं पता कि सोमाली लैंड कोई कंट्री है, हमें तो ये पता है ना कि यहाँ पे कौन सा कंट्री है, सोमालिया। तो यहीं से इस पूरे इशू का बैकग्राउंड क्लियर करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, सोमाली लैंड सोमालिया का एक रीजन है जिसने 1990s में अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया था कि हम सोमालिया का हिस्सा नहीं हैं, हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री हैं। अर्ली 1990s में सोमाली लैंड डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम सोमालिया, ठीक है। उस टाइम पे वैसे भी सोमालिया में सिविल वॉर चल रहा था, एंड उसी सेम टाइम पे सोमाली लैंड अपने आप को एक सेपरेट इंडिपेंडेंट कंट्री के तौर पे डिक्लेयर कर देता है। एंड सोमाली लैंड की कैपिटल भी है विच इज़ हारगीज़ा, ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है हारगीज़ा। एंड सोमाली लैंड ने पिछले देखो 1990 से लेकर अब तक बहुत कोशिश की कि उनको इंटरनेशनल रिकग्निशन मिले कि सोमाली लैंड एक अलग कंट्री है, बट स्टिल सोमाली लैंड को एक वाइड स्प्रेड रिकग्निशन नहीं मिली है। 1991 से इन्होंने अपनी ऑटोनॉमी डिक्लेयर की हुई है कि हम एक अलग कंट्री हैं, लेकिन अभी तक इनको इंटरनेशनल रिकग्निशन नहीं मिली है। ऑन द अदर हैंड सोमालिया ये कहता है कि सोमाली लैंड किसका पार्ट है? हमारा पार्ट है। यहाँ पे बात समझ में आ गई? और अगर हमें ये चीज़ समझ में आ गई तो अब ये आर्टिकल हमारे लिए समझने के लिए कुछ नहीं रह गया, क्योंकि यही तो बात हो रही है। इथोपिया ने सोमाली लैंड के साथ डील की है कि आपकी कोस्ट के ऊपर हम एक नेवल पोर्ट बनाएंगे। अब इसे ऑब्जेक्ट कौन कर रहा है? सोमालिया, ये कहते हुए कि भाई ये तो सोमाली लैंड तो हमारी टेरिटरी है, इट इज़ पार्ट ऑफ सोमालिया, और अगर इथोपिया सोमाली लैंड पे आकर कोई पोर्ट बनाता है तो ये हमारी सॉवरेनिटी के ऊपर खतरा है। और इसी को लेकर इथोपिया के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि देखें कि एक प्रॉपर डील हुई है सोमाली लैंड के साथ, वॉर जैसी कंडीशन इथोपिया और सोमालिया के बीच में डेवलप ना हो जाए, इसका फियर इंडिकेट करते हैं इथोपिया के प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। एंड दे हैव क्लैरिफाइड दिस कि भाई हमारा सोमालिया के साथ किसी भी तरह के वॉर में जाने का कोई मकसद नहीं है, हमारी ये डील हुई है सोमाली लैंड के साथ, तो इसे रिस्पेक्ट किया जाए। ऑन द अदर हैंड सोमालिया सेइंग कि सोमाली लैंड तो हमारा पार्ट है, तो हमारी टेरिटरी के ऊपर ऐसे नेवल पोर्ट नहीं बन सकता। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे समझ में आ गई। अच्छा, इसी के साथ साथ एक और इशू जो चल रहा है इथोपिया का, दैट इज़ गोइंग ऑन विद इजिप्ट। क्योंकि क्या है कि इथोपिया से जो ब्लू नाइल रिवर गुजरती है उसके ऊपर इथोपिया एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम बना रहा है। एंड बाय स्टेटिंग दैट कि इस डैम को लेकर उस रीजन में बहुत कंट्रोवर्सी चल रही है, बिकॉज यू नो कि अगर एक इम्पॉर्टेंट रिवर के ऊपर डैम बनता है तो एक बड़ा जो क्वेश्चन रेज होता है वो ये है कि क्या इससे जो वाटर है, डाउनस्ट्रीम जो वाटर जाने वाला है, उसकी एलोकेशन के ऊपर फ़र्क पड़ेगा कि नहीं। तो इथोपिया तो ये क्लेम कर रहा है कि भाई हमारे पास से जो वाटर जा रहा है सूडान में और इजिप्ट में, उसके ऊपर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होगा, ये हमारी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो एक तरफ से तो इजिप्ट और सूडान से प्रेशर पड़ रहा था अबाउट द ब्लू नाइल्स हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम, और दूसरी फ्रंट पे अब सोमालिया के साथ सोमाली लैंड में पोर्ट बनाने का इशू भी यहाँ पे रेज हो चुका है। अच्छा, कुछ चीज़ें आप और यहाँ पे नोटिस करेंगे सोमाली लैंड से जुड़ी हुई। सबसे पहले हम ये कह देते हैं कि ये जो इशू है ना, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका में चल रहा है। आपने बहुत बार ये टर्म सुनी होगी, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हमने देख भी लिया कि ओके इस एरिया के अंदर जो अफ्रीका है, इसका जो शेप बनती है वो हॉर्न के जैसे बनती है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में हमारे पास जो कंट्रीज़ को इंक्लूड किया जाता है दैट इज़ योर ज़बाउटी, याद रखेंगे ये चीज़, ज़बाउटी, एरिट्रिया, इथोपिया
and Somalia. There are 4 countries, Djibouti, Eritrea, Ethiopia and Somalia. तो इनको लोकेट करेंगे आप. Djibouti, यहाँ पे है एरिट्रिया, इथियोपिया एंड सोमालिया. ठीक है. यहाँ पे आप देखें कि जो सोमाली लैंड है, इधर आपके पास इथियोपिया आ जाता है, नॉर्थ में ज़बाउटी आ जाता है, एंड देन देयर इज़ दिस सोमालिया ऑल टुगेदर. ठीक है जी. अब इथियोपिया ने ये पोर्ट बनाने का डिसीजन इसलिए भी लिया है बिकॉज 95% इनकी जो एक्टिविटी है दैट गोज थ्रू ज़बाउटी. ठीक है. एंड इस तरह की वल्नरेबिलिटी ना रहे और ये अपने आप जो लैंड स्ट्रिप है उसे लूज़ कर गए थे. आप ये एरिया देखिए यहाँ पे. हेयर यू हैव एरिट्रिया. ये जो एरिया है ये सारा एरिट्रिया का है और देखो यहाँ से आपका इथियोपिया बिल्कुल बाउंड हो गया. ये जो पहले इस हिस्सा था ये पहले इथियोपिया का पार्ट था, लेकिन अगेन अर्ली 1990s में इथियोपिया की ये जो नदरन कोस्ट थी जो कि रेड सी को टच करती थी, इसके ऊपर एरिट्रिया का कंट्रोल आ जाता है एंड इट वाज डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंट बैक देन और इस कंट्री को एरिट्रिया कहते हैं. तो एज ऑफ नाउ इथियोपिया इज़ कम्प्लीटली लैंडलॉक्ड और जिसके चलते सोमाली लैंड के ऊपर ये एक पोर्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं. इतनी बात आपने यहाँ से याद रखनी है. आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दूसरे ब्रेक थ्रू रीजन की और यहाँ हम पहुँच गए हैं इन द रीजन ऑफ यूरेशिया. ठीक है. एंड सबसे पहले आप यहाँ पे कंट्री नोटिस करेंगे विच इज़ जॉर्जिया. पहली चीज़ यहाँ पे हम जानते हैं कि यहाँ पे आपको देखो कॉकेशियस माउंटेन्स मिलती हैं. दिस इज़ द रीजन ऑफ कॉकेशियस माउंटेन्स. बहुत कॉमनली कॉकेशियस माउंटेन्स के ऊपर क्वेश्चन आता है. क्यों? इसके एक तरफ है ब्लैक सी और इसकी दूसरी तरफ आता है कैस्पियन सी. ठीक है. हालांकि जॉर्जिया सिर्फ और सिर्फ किसको टच करता है? ब्लैक सी को टच करता है. हम यहाँ पे जॉर्जिया के एक ब्रेक थ्रू एरिया की बात कर रहे हैं और इस एरिया का नाम है एबकाजिया. अगैन लोकेट करेंगे हम यहाँ पे इसको. जॉर्जिया का आप ये जो बिल्कुल नॉर्थ वेस्टर्न एरिया देख रहे हैं, दिस इज़ अनदर ब्रेकअवे रीजन विच इज़ एबकाजिया. ठीक है. अब एबकाजिया न्यूज़ में क्यों है इस चीज़ को पहले समझते हैं. बेसिकली रशिया ने ये अनाउंस किया कि वो अबकाजिया की जो ब्लैक सी वाली कोस्ट है इसके ऊपर रशिया ने बोला कि हम क्या बनाएंगे, अपना नेवल बेस बनाएंगे. उधर इथियोपिया बोल रहा था, यहाँ पे कौन बोल रहा है? रशिया बोल रहा है. कहाँ पे बनाएंगे? एबकाजिया की ब्लैक सी कोस्ट के ऊपर. ये जो एबकाजिया है ना, ये जॉर्जिया का सेपरेटिस्ट रीजन है. अब रशिया ने ये अनाउंसमेंट कब की? जब देखो यूक्रेन अटैक कर रहा था ब्लैक सी के अंदर, जो रशिया के वॉरशिप्स थे उनके ऊपर कौन अटैक कर रहा था? यूक्रेन. और इसे काउंटर करते हुए रशिया ने ये बोला कि हम अब जो अबकाजिया एरिया है वहाँ पे एक नेवल बेस बनाएंगे. अब इससे इस पर्टिकुलर रीजन में टेंशन्स क्रिएट हो गई बिकॉज अगेन जॉर्जिया तो ये मानता है कि अबकाजिया किसका हिस्सा है? जॉर्जिया का हिस्सा है. और अगर जॉर्जिया की कोस्ट के ऊपर रशिया आकर नेवल बेस बनाएगा तो जॉर्जिया कहता है कि ये हमारी सॉवरेनिटी और हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के खिलाफ है और ये उसे चैलेंज करता है. ये बात समझ में आ गई. तो देखिए इसी को लेकर ही न्यूज़ है. हेडलाइन देखिए आप क्या कह रही है. जॉर्जिया डिनाउंसेस रशिया प्लान फॉर नेवी बेस इन ब्रेकअवे रीजन. तो जॉर्जिया के प्रेसिडेंट ने डिनाउंस किया है कि अबकाजिया रीजन में रशिया नेवी बेस नहीं बनाएगा. ये अक्टूबर के अंदर रशिया ने ये चीज़ अनाउंस की थी. ठीक है. अब थोड़ा सा आइडिया आपको अबकाजिया रीजन के बारे में होना चाहिए. तो बेसिकली जब हम यहाँ पे इस एरिया की हिस्ट्री देखते हैं तो हमें पता चलता है कि 2008 में इन 2008 रशिया और जॉर्जिया के बीच में वॉर होती है. ठीक है. देयर वाज अ वॉर बिटवीन रशिया एंड जॉर्जिया और उस टाइम पे रशिया रिकग्नाइज्ड कि यहाँ पे एक रीजन है अबकाजिया और एक और रीजन है साउथ ओसेटिया. याद रखेंगे अबकाजिया एंड साउथ ओसेटिया ये एक ऐसे एरियाज़ हैं जो कि सेपरेटिस्ट रीजन्स हैं और इन दोनों ही जगहों पे रशिया अपना परमानेंट मिलिट्री बेस जो है वो मेंटेन करके रखती है. 2008 के बाद से ये हुआ. एंड हालांकि इसे लेकर जो जॉर्जिया है उसने डेफिनेटली अपोज किया है कि ये हमारी सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी के अगेंस्ट है. तो ये चीज़ भी यहाँ पे याद रखेंगे. 2 रीजन्स हैं, दोनों की लोकेशंस आप याद रख लो. एक हो गया अबकाजिया हमने देख लिया, दूसरा है साउथ ओसेशिया. अब देखो ये दोनों ही एरियाज़ किसको टच करते हैं? रशिया को.
यहाँ पे देखो ये नॉर्थ ओसेशिया रीजन आ जाता है रशिया का, और ये रशिया को टच करते हैं। ठीक है जी, ये जॉर्जिया के ब्रेकअवे रीजन्स हो गए, ये न्यूज़ में है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उत्तराखंड के यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो कि हमेशा से ही जब हम हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहा है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 44 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन ये गाइड करता है कि एक हमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी देता है, DPSP देता है कि स्टेट्स को ये कोशिश करनी चाहिए कि थ्रू आउट द इंडिया हर सिटीज़न के लिए क्या हो, एक यूनिफॉर्म सिविल कोड हो। देखिए, जब हम आप सबसे पहले वर्ड का मतलब समझो। जब हम यूनिफॉर्म सिविल कोड कहते हैं तो इसका मतलब ये है कि जितने भी आपके पर्सनल लॉज हैं, चाहे वो मैरिज का हो, चाहे वो डाइवोर्स का हो, चाहे वो राइट्स का हो, चाइल्ड राइट का हो, जितने भी जो पर्सनल लॉज हैं दे विल बी अप्लाइड टू ऑल सिटीजन्स सिमिलरली विदाउट एनी रिलीजन का एस्पेक्ट। इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन हर एक सिटीजन के ऊपर सिंगल सेट ऑफ पर्सनल लॉज जो हैं वो लगेंगे। दैट इज़ द आइडिया ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड। न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि उत्तराखंड ने अपनी असेंबली के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो प्रेजेंट किया है। ठीक है, नाउ डिटेल्स देखने से पहले कुछ बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर्स जो हैं उस चीज़ को समझ लेते हैं। तो पहली चीज़, कौन सा आर्टिकल याद रखेंगे? आर्टिकल 44 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है, जो कि हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ के अंदर दिया हुआ है बाय स्टेटिंग कि इंडिया में सारे ही सिटीजन्स के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स ने इसे गवर्नमेंट के डिस्क्रिशन के ऊपर छोड़ दिया था कि जब सही समय आएगा, सही कंडीशंस होंगी, तब इंडिया में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाएगा। स्टेटस क्या है? एज ऑफ नाउ इंडिया में सिर्फ और सिर्फ गोवा ऐसी स्टेट थी जहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड इम्प्लीमेंट हो रहा था, एंड ये भी वहाँ पे प्री इंडिपेंडेंस के टाइम से चल रहा है। तो गोवा में पोर्तुगीज सिविल कोड आता है 1867 का। तो इवन आफ्टर लिबरेशन, तब से ही गोवा के अंदर ये पोर्तुगीज सिविल कोड 1867 का चल रहा है, जिसके थ्रू आज तक गोवा यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉलो करने वाली इकलौती स्टेट थी जो कि प्री इंडिपेंडेंस से ही करती आ रही है। लेकिन अब इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट करने वाली पहली स्टेट बन सकती है उत्तराखंड, क्योंकि उत्तराखंड ने अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली में इसे लेकर एक बिल जो है वो प्रेजेंट कर दिया है। तो यहाँ पे पर्सनल लॉस की बात होती है इस बिल के अंदर कि हर एक, चाहे कोई भी सिटीज़न है, किसी भी रिलीजन का है, उनके ऊपर अगर हम मैरिज की बात करें, डाइवोर्स, अडॉप्शन, इनहेरिटेंस, इन सब के लिए एक ही सिंगल सेट ऑफ राइट्स होंगे जो कि हर एक रिलीजन के ऊपर अप्लाई होंगे। रिलीजन वाइज ये जो पर्सनल लॉज हैं ये वेरी नहीं होंगे। ठीक है जी, सो दैट इज़ द आइडिया ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड। और अगर हम मेजर टेकअवेज देखें कि इस बिल के जो उत्तराखंड लेकर आया है इसके मेजर टेकअवेज क्या है, तो एक तो पहले इंडिपेंडेंट इंडिया की ये पहली स्टेट असेंबली होगी उत्तराखंड की जहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है। एंड इसमें मैरिज, डाइवोर्स, सक्सेशन, लिव इन रिलेशनशिप, इन सब के ऊपर बात हुई है। हालांकि इस बिल में जो उत्तराखंड की शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, जो कि ऑलमोस्ट उत्तराखंड में 2.9% पॉपुलेशन कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, उनको यहाँ पे एग्जेम्प्ट किया गया है फ्रॉम द यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के ऊपर ये अप्लाई नहीं होगा। ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे ये बात दी गई है कि अगर मैरिज जो है वो एक मेन और एक वुमेन के बीच में होगी, एज यहाँ पे मेन की रखी गई है 21 ईयर्स बॉयज़ की, और गर्ल्स के लिए रखी गई है 18 ईयर्स। इवन डाइवोर्स की अगर हम बात करें तो डाइवोर्स के केसेस में भी मेन और वुमेन के सेम राइट्स होंगे अकॉर्डिंग टू द UCC ऑफ उत्तराखंड, कि ऐसा नहीं है कि वुमेन के पास ज़्यादा है, मेन के पास कम है। नो, सेम राइट्स मिलेंगे मेन और वुमेन को। अपार्ट फ्रॉम दिस एक और चीज़ यहाँ पे मेंशन की गई है कि अगर एक मैरिड कपल में से कोई एक पार्टनर अपना रिलीजन चेंज कर देता है विदाउट टेकिंग द कंसेंट ऑफ द अदर वन,
तो ऐसे केस में जो दूसरा पार्टनर है उसके पास पूरा राइट है डाइवोर्स फाइल करने का और मेंटेनेंस अलाउंस लेने का, ठीक है। और साथ ही में पहली वाइफ के होते हुए सेकंड मैरिज अलाउड नहीं है, ये प्रोहिबिट की गई है यहाँ पे। इवन डाइवोर्स और डोमेस्टिक डिस्प्यूट के केसेस में कहा गया है कि पहले 5 साल की उम्र तक जो बच्चा है उसकी कस्टडी माँ को दी जाएगी, एंड ये बच्चे की डेवलपमेंट को देखते हुए यहाँ पे कहा गया है। एंड एक और चीज़ यहाँ पे मेंशन की गई है, वो ये है कि ऐसे कपल जो कि लिव इन स्टेटस में रहते हैं उनको विद इन अ मंथ अपना रजिस्ट्रेशन करानी होगी। अगर वो लिव इन रिलेशनशिप की रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं तो ऐसे केस में उनको पनिशमेंट मिल सकती है ऑफ 3 months ऑफ इम्प्रिजनमेंट, ठीक है। एंड एक और चीज़ है कि इवन द चिल्ड्रन हु विल बी बॉर्न इन लिव इन रिलेशनशिप उनको लेजिटिमेट चिल्ड्रन माना जाएगा, उनको सेम हक दिए जाएंगे जो कि मैरिड कपल के बच्चों को दिए जाते हैं। एंड प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस की अगर बात करें तो वो सन और डॉटर को इक्वली दी जाएगी ऑफ ऑल क्लासेस। इसमें ऐसा नहीं है कि कोई लेजिटिमेट है या इलेजिटिमेट है, बच्चा अडॉप्ट किया गया है या नहीं है, बायोलॉजिकल है या नहीं है, नो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द क्लास हर बच्चे को, चाहे वो बेटा है चाहे वो बेटी है, उसे इक्वल राइट ऑफ इनहेरिटेंस दिए जाएंगे। तो ये कुछ फीचर्स हैं, मेन फीचर्स जो कि हम यहाँ से टेक अवे कर सकते हैं फ्रॉम द यूसीसी बिल। और डिटेल में बात करेंगे जब ये पास हो जाएगा एंड उत्तराखंड इंडिया की पहली इंडिपेंडेंट स्टेट बनेगी जहाँ पे इंडिपेंडेंस के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो इम्प्लीमेंट होगा, तब इसको और डिटेल में देख लेंगे। फिर बात करते हैं टैक्स टू जीडीपी रेशियो के बारे में, वेरी इंपॉर्टेंट। अब न्यूज़ क्या है इस चीज़ को पढ़ें। द हेडलाइन सेज दैट टैक्स टू जीडीपी रेशियो to hit all-time high of 11.7% of GDP in financial year 2025, ठीक है। तो टैक्स टू जीडीपी रेशियो जो है वो कह रहे हैं कि ये ऑल टाइम हाई होने वाली है। तो पहली चीज़ ये समझते हैं कि टैक्स टू जीडीपी रेशियो होता क्या है। देखिए बेसिकली यहाँ पे ये कैलकुलेट किया जाता है कि कंट्री का टैक्स रेवेन्यू कितना है एज कंपेयर टू द जीडीपी। कंट्री की जीडीपी के हिसाब से कंट्री में कितना टैक्स रेवेन्यू आ रहा है, इस रेशियो को कहा जाता है टैक्स टू जीडीपी रेशियो। इससे ये डिटरमाइन किया जाता है कि कितने इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं एक कंट्री की गवर्नमेंट के पास, उसका टैक्स टू जीडीपी रेशियो कैसा है। देखो ऑटोमेटिकली अगर टैक्स टू जीडीपी रेशियो हाई होगी इसका मतलब ये है कि कंट्री की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है और गवर्नमेंट के पास फंड्स हैं अपने एक्सपेंडिचर को देने के लिए, एलोकेट करने के लिए। टैक्स टू जीडीपी रेशियो हाई होने से ये भी पता चलता है कि गवर्नमेंट के पास जो फिस्कल नेट है वो भी ज़्यादा है, एंड ऐसी गवर्नमेंट जिसकी टैक्स रेशियो ज़्यादा होती है वो बोरोइंग्स कम करती है। तो ये तो हमें इसका मतलब समझ में आ गया। अब क्या कहा जा रहा है कि 2024 एंड 25 में हमारी टैक्स टू जीडीपी रेशियो 11.7 पर पहुंच जाएगी, और इसका मेन रीज़न है कि हमारे जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं वो काफ़ी इक्विटेबल हो गए हैं और डायरेक्ट टैक्सेस की जो कलेक्शन है वो लगातार इंक्रीज़ होती हुई आ रही है। आप ट्रेंड देखिए, सबसे पहले हमारे पास जो 11.7% जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो आ रही है इसमें एक बड़ा कंपोनेंट कौन प्ले करेगा, डायरेक्ट टैक्स करेगा, ठीक है। तो आप देखो कि किस तरह डायरेक्ट टैक्स जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। अगर हम 2022 और 23 की बात करें तो उस टाइम पे क्या था, हमारा जो टैक्स था जो वो 6.1% के करीब आ रहा था। एंड इस साल की अगर हम बात करें 23 और 24 की अगर हम बात करें तो ये 6.6 पे पहुंच गया है, और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ये 6.7% पर पहुंच जाएगा। तो लगातार डायरेक्ट टैक्स के अंदर क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है। सिमिलरली जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो भी इंक्रीज़ होंगे, और अनुमान लगाया जा रहा है कि 5% से इंक्रीज़ होंगे, और इसीलिए 11.7% हमारी टैक्स टू जीडीपी रेशियो मिल सकती है, जो कि डेफिनेटली पिछले 15 सालों में हाईएस्ट होने वाली है। तो देखिए ये शो करता है कि येस इकोनॉमी इज़ ग्रोइंग, पर कैपिटा इनकम जो है वो भी इससे इंक्रीज़ होगी, एंड इट्स अ गुड वे टू सी द हेल्थ ऑफ एन इकोनॉमी। तो इंडिया के लिए ये एक अच्छी बात है जिसमें मेजर कंट्रीब्यूशन कहाँ से आ रही है, डायरेक्ट टैक्सेस से आ रही है।
लास्टली बात कर लेते हैं एंटी चीटिंग बिल के बारे में। तो लोकसभा के अंदर पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स बिल जो है वो लाया गया है, एंटी चीटिंग बिल हम कह सकते हैं, जिसमें गवर्नमेंट के रिक्रूटमेंट एग्जाम्स में माल प्रैक्टिसेस ना हो, चीटिंग ना हो, इसे रोकने के लिए ये बिल लाया गया है। तो इस बिल में 3 साल की सज़ा एंड अप टू फाइन ऑफ 1 करोड़ लगाया गया है टू सच अ पर्सन जो कि चीटिंग या फिर माल प्रैक्टिस करता है इन द रिक्रूटमेंट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है यहाँ पे। इसके अलावा इस बिल में ये भी कहा गया है कि एक हाई लेवल नेशनल टेक्निकल कमेटी बनाई जाए ऑन पब्लिक एग्जामिनेशन, जो कि ऐसे प्रोटोकॉल्स डेवलप करे, ऐसी आईटी सिक्योरिटी सिस्टम लेकर आए जिससे कि जो चीटिंग है या माल प्रैक्टिसेस जो हैं जो एग्जामिनेशन में होती हैं वो पूरी तरीके से बंद हो सके। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी आज के न्यूज़पेपर की। That is all for today's video. Thank you so much for watching. I will see you all in my next one. Thank you.